से पानी निकलता भी जाता है। ओके, समझ आ रही है? तो क्या हो रहा है कि जो पानी आ रहा है बाल्टी के अंदर वो बेसिकली क्या है, वो है जो अमाउंट ऑफ ड्रग हम दे रहे हैं, डोज बढ़ा रहे हैं ड्रग की। और जो वो सुराख से पानी लीव कर रहा है वो क्या है, वो एलिमिनेशन है। तो जितना ज्यादा पानी का प्रेशर तेजी से बाल्टी को फिल करेगा उतने ही तेजी से सुराख से क्या है, पानी निकल भी रहा है बाल्टी के अंदर से। तो ये सिंपली क्या है, ये एक इलिस्ट्रेशन है लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो जितनी आप डोज इंक्रीज करेंगे उतना ही क्या होगा, ड्रग का एलिमिनेशन रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये जो ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, तो इनके बॉडी के अंदर अकोमोलेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जैसे ही ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज हुई वैसे ही क्या होना शुरू हुई, उसका एलिमिनेशन भी इंक्रीज हो गई। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। क्लियर? ओके, नाउ द नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, या जिसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब हम ड्रग की डोज इंक्रीज करते हैं तो वहां पे जो उसकी एलिमिनेशन होती है वो इंक्रीज नहीं होती। ठीक, एलिमिनेशन रेट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। अब इसको हम दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं डेली लाइफ एग्जांपल के साथ। इसमें क्या होता है, लेट से आप किसी जगह से गुजर रहे हैं और वहां पे क्या है, एक चेक पोस्ट है, पुलिस चेक पोस्ट लगी हुई है। अब वो पुलिस चेक पोस्ट क्या करती है कि उसका प्रिंसिपल ये है कि वो एक वक्त में एक गाड़ी गुजरने देगी चेक करने के बाद। ठीक, अब पीछे रोड पे बेशक एक गाड़ी है, 10 गाड़ियां हैं या 100 गाड़ियां हैं, चेक पोस्ट ने क्या करना है, एक टाइम पे एक ही गाड़ी को गुजरने देना है। ठीक, तो ये क्या होती है, ये नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स है। अब जो एलिमिनेशन है, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स जो लोग ड्रग्स फॉलो करती हैं उसमें क्या है कि हमारी जो किडनीज हैं, बेशक बॉडी के अंदर 100 मिलीग्राम ड्रग प्रेजेंट है, 200 मिलीग्राम ड्रग प्रेजेंट है या 500 मिलीग्राम ड्रग प्रेजेंट है, एलिमिनेशन रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो 100 मिलीग्राम पे था। ठीक है, 100 से आप 200 मिलीग्राम करोगे तो एलिमिनेशन रेट इंक्रीज नहीं होगा। अब जो ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं, क्योंकि अगर हम उनकी डोज इंक्रीज करेंगे उनका एलिमिनेशन इंक्रीज नहीं होगा, तो इस तरह की ड्रग्स की क्या होती है, टॉक्सिसिटी के और बॉडी के अंदर अकोमुलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, डोज increase in the dose, it is proportional to what, increase in the elimination rate. But zero order kinetics, increase in the dose, it is not correlated with what, elimination rate constant. So zero order kinetics में हमारा elimination rate जो है वो constant रहेगा, और जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें हमारा एलिमिनेशन रेट क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद आते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ काइनेटिक्स के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, मैकेलिस मेंटन काइनेटिक्स। अब जो मैकेलिस मेंटन काइनेटिक्स है ये क्या है, ये मिक्सचर है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। अब हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो शुरू में उन ड्रग्स की क्या होती है, जब बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन लोअर साइड के ऊपर होती है, तो जब उनकी कंसंट्रेशन लोअर साइड के ऊपर होती है तो वो क्या फॉलो कर रही होती हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही उनकी डोज एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, उनका लेवल बॉडी के अंदर एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाता है, वो ड्रग्स क्या करती हैं, अब्रप्टली अपनी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसको शिफ्ट कर देती हैं टुवर्ड्स जीरो ऑर्डर फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इसमें क्या होता है कि इन ड्रग्स की क्या होती है, इन ड्रग्स की वेरिएबल हाफ लाइफ होती है। ज्यादातर ड्रग्स की हाफ लाइफ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन जो ड्रग्स मैकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं उनकी हाफ लाइफ क्या होती है, वेरिएबल होती है। सो लेट्स से टेक द एग्जांपल ऑफ फिनेटॉइन। सो फिनेटॉइन, मैकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स बहुत कम ड्रग्स फॉलो करती हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है फिनेटॉइन। अब फिनेटॉइन, लेट्स फॉर एग्जांपल 100 मिलीग्राम तक जब हम दे रहे हैं फिनेटॉइन, तो 100 मिलीग्राम तक फिनेटॉइन फॉलो कर रही है क्या, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जितनी फिनेटॉइन बॉडी के अंदर है उतनी उसकी एलिमिनेशन हो रही है। लेकिन जैसे ही हम फिनेटॉइन की डोज को इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 100 मिलीग्राम टू 150 मिलीग्राम,
फिनेटोइन क्या करती है, अपनी काइनेटिक्स को शिफ्ट कर देती है फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टूवर्ड्स जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब जैसे ही सिर्फ 50 मिलीग्राम में हमने ड्रग के इंक्रीज किए, लेकिन ड्रग की काइनेटिक्स शिफ्ट हो गई। अब 150 मिलीग्राम के ऊपर फिनेटोइन की हाफ लाइफ डिफरेंट होगी, और 100 मिलीग्राम के ऊपर फिनेटोइन की हाफ लाइफ डिफरेंट होगी, बिकॉज वो क्या कर रही है, उसकी काइनेटिक्स डिफरेंट है। अब जैसे फिनेटोइन है, इस तरह की जो ड्रग्स हैं जो नॉन लीनियर और अब्रप्ट टाइप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स फॉलो कर रही हैं, जो अनप्रिडिक्टेबल है मैकेलिस मेंटन काइनेटिक्स की तरह, उनकी क्या होती है, उनके साथ भी टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब हमारा जो जर्नल प्रिंसिपल है वो क्या है कि ज्यादातर ड्रग्स जो है वो क्या फॉलो करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर काइनेटिक्स। ठीक। अब हमने जब उन ड्रग्स की जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स फॉलो कर रही हैं, तो अगर हमने उनकी स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव करनी है, तो हम क्या करेंगे, उनकी डोज को जैसे सीरम में जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, तो उतने जल्दी क्या होगी, उनकी स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो जाएगी। लेकिन हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो क्या फॉलो करती हैं, मैकेलिस मेंटन काइनेटिक्स। अब ये ड्रग्स आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में एमसीक्यूज में आती हैं। हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो क्या फॉलो करती हैं, मैकेलिस मेंटन काइनेटिक्स, फिनेटोइन, थियोफाइलिन, वोरिकोनाजोल। ये बहुत तीन इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि क्या फॉलो करती हैं, मैकेलिस मेंटन काइनेटिक्स। अब अगर इन ड्रग्स की हमने स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव करनी है, तो हम जो ड्रग्स लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स फॉलो करती हैं उनकी तरह आंखें बंद करके इनकी डोज को डबल नहीं कर सकते, क्योंकि डबलिंग ऑफ डोज इट कैन डू व्हाट, इट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी। जब भी हमने इन ड्रग्स की डोज को कैलकुलेट करना है, स्टडी स्टेट अचीव करने के लिए इनका कोई पैरामीटर सेट करना है, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को कॉशियसली मेंटेन करने के बाद इनकी डोज एडजस्टमेंट्स करनी है। और यही ड्रग्स हैं जिनकी थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन अगर प्लाज्मा के अंदर ऊपर नीचे हो जाए, तो इनकी टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक। क्लियर। ओके। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैरामीटर, जो स्पेशल पेशेंट पॉपुलेशन है। स्पेशल पेशेंट पॉपुलेशन, जैसे मैं आपको पिछले लेक्चर से बता रही हूँ कि स्पेशल पेशेंट पॉपुलेशन एक तो पीडियाट्रिक्स जीरियाट्रिक्स हो गए। दूसरी जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, रीनल डिस्फंक्शन होता है, हेपेटिक डिजीज होती है, या कोई भी जेनेटिकली डिजीज होती है, प्री डिटर्मिन्ड डिजीज होती है, जिसमें पेशेंट के सारे पैरामीटर्स अपसाइड डाउन हो जाते हैं। अब रीनल डिजीज में क्या हो रहा है, रीनल डिजीज में ये हो रहा है कि मेटाबॉलिज्म ठीक काम कर रहा है, एक्सक्रीशन ठीक काम नहीं कर रही। तो जब मेटाबॉलिज्म ठीक काम कर रहा है तो मींस ड्रग मेटाबोलाइज तो हो रही है, लेकिन ड्रग की एक्सक्रीशन रीनल डिसफंक्शन की वजह से क्या हो रही है, स्लोअर रेट पे हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जब हम किसी पेशेंट को विद रीनल डिसफंक्शन कोई ड्रग देंगे, तो उसकी डोज तो हम नॉर्मल डोज ही रखेंगे, क्योंकि डोज को मेटाबोलाइज कौन कर रहा है, लिवर कर रहा है। तो नोज उसकी हम नॉर्मली रखेंगे जो यूजुअल पेशेंट्स को देते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, उसका डोजिंग इंटरवल बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि डोजिंग इंटरवल से क्या है, गैप आ रहा है। अब किडनीज क्या कर रही हैं, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, तो जब किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, तो किडनीज को हमने थोड़ा ज्यादा टाइम देना है कि जो ड्रग लिवर ने मेटाबोलाइज करके किडनीज की तरफ भेज दी है, किडनीज उसको अपना टाइम लेके, डिसफंक्शन की वजह से बेशक स्लो काम कर रही हैं, अपना टाइम लेके प्रॉपरली बॉडी से एक्सक्रीट कर दें। तो रीनल डिजीज के पेशेंट्स में हमने ज्यादातर क्या करना होता है, हमने डोज एडजस्टमेंट में डोजिंग इंटरवल को एडजस्ट करना होता है। सो लेट्स से एक ड्रग है, उसकी डोज है 500 मिलीग्राम TID, 3 टाइम्स अ डे। अब वो रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट में अगर हमने उसकी डोज एडजस्टमेंट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, 500 मिलीग्राम BD और OD। तो उसका क्या किया हमने, डोजिंग इंटरवल बढ़ा दिया, 3 टाइम्स अ डे से उसको क्या कर दिया, 2 टाइम्स अ डे या वंस डेली कर दिया। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा पेशेंट, नेक्स्ट सेट ऑफ पेशेंट्स जिनके अंदर क्या है, हेपेटिक डिजीज है। अब हेपेटिक डिजीज है तो क्या मतलब है कि मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो रहा है। ऑब्वियसली जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है तो फ्लो स्लो मेटाबोलाइट्स किडनी की तरफ जाएंगे। अब हेपेटिक डिजीज के पेशेंट्स में हमने क्या करना है, सेम एग्जाम्पल, 500 मिलीग्राम TID, इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, डोज भी कम करेंगे और डोजिंग इंटरवल भी बढ़ाएंगे, क्योंकि लिवर ने मेटाबोलाइज करना है तो किडनीज ने एक्सक्रीट करना है। तो जब लिवर ही स्लो मेटाबोलाइज करेगा तो किडनीज क्या करेंगी, किडनीज तक पहुंचेगा ही स्लो। तो अल्टीमेटली 500 मिलीग्राम TID को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, 500 मिलीग्राम TID को हम एडजस्ट करेंगे 250 मिलीग्राम BD
और 250 मिलीग्राम ओडी। ठीक, तो रीनल डिजीज के पेशेंट्स में हमने सिर्फ डोजिंग इंटरवल एडजस्ट करना होता है। हेपेटिक डिजीज के पेशेंट में हमने डोजेज एज वेल एज डोजिंग इंटरवल एडजस्ट करना है। उसके बाद आती है एक पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस पेशेंट्स। अब सिस्टिक फिब्रोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या होता है कि लिवर और किडनी सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो ओवरवर्क कर रहे होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं। वहां पे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म भी बहुत तेज होता है, एलिमिनेशन भी बहुत तेज होती है। अब सिस्टिक फिब्रोसिस के पेशेंट्स में हम उल्टा चलेंगे। अगर एक ड्रग है जिसकी डोज है 500 मिलीग्राम टीआईडी, तो सिस्टिक फिब्रोसिस के पेशेंट्स में हम उसकी डोज को कैसे एडजस्ट करेंगे, 500 से 750 मिलीग्राम, टीआईडी से क्यूआईडी। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब हमने इसके डोज को अकॉर्डिंग टू स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल पॉपुलेशन ऑफ द पेशेंट्स हमने डोज को कैसे एडजस्ट करना है, किस तरह की डिजीज में किस तरह से हमने डोज या डोजिंग इंटरवल को एडजस्ट करना है। ये क्या है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो कि एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपकी एक स्किल होनी चाहिए। और यही वाले स्किल्स जो हैं जो आपको क्या करती हैं, डिफरेंट करती हैं, स्टैंड आउट करवाती हैं इन योर हेल्थ केयर सेटअप, इफ यू आर वर्किंग इन हॉस्पिटल, क्लिनिक, इन कम्युनिटी, एनीवेयर। तो ये वाली चीजें अगर आपके अपने कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे तो आप अपना इनपुट दे सकेंगे। क्योंकि आपकी वैल्यू कब बनती है, जब आपका इनपुट होता है। जब आपका इनपुट ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप कभी भी किसी भी जगह पे, पाकिस्तान या इंटरनेशनली कहीं पे भी आप अपना जो है ना स्टेटस अचीव नहीं कर सकते। तो आपके पास सबसे पहले अपना नॉलेज होगा, नॉलेज की बेस पे स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू मेक योर ओन स्पेस। ठीक, चाहे पाकिस्तान में चाहे बाहर। और स्पेशली इंटरनेशनल कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये स्पेशल पॉपुलेशन के ऊपर इतना ज्यादा एम्फेसिस होता है ना, और इतनी तरह की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, सेरेब्रल पाल्सी, डिफरेंट तरह के पेशेंट्स आपके सामने आते हैं। और ये सारी बेसिक नॉलेज अगर आपके पास होगा, देन यू विल बी एबल टू डू व्हाट, देन यू विल बी एबल टू स्टैंड आउट। ओके, उसके बाद आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा आजकल जो इवॉल्व हो रही है हमारी थोड़ी सारी थेरापेutics, जो कि क्या है, फार्मेकोजेनेटिक्स। अब फार्मेकोजेनेटिक्स का जिन फार्मासिस्ट के पास नॉलेज है ना, दे आर डूइंग एक्सीलेंट इन देयर फील्ड्स। और फार्मेकोजेनेटिक्स का इंटरनेशनली बहुत स्कोप है। पाकिस्तान में भी अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं विद रिसर्च एंड विद डेवलपमेंट इन मेडिसिन। लेकिन इंटरनेशनली this field has been explored so much and a lot of things are still there to be explored. अब फार्मेकोजेनेटिक्स में हम क्या करते हैं कि बेसिकली ये जो साइंस है किस चीज को असेस करती है, जेनेटिकली डिटरमिन्ड वेरिएशंस इन पेशेंट्स। ओके, वही वाली बात स्टार्ट ऑफ लेक्चर से जिसको हम को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड रेजीम, इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट थेरेपी। अब जब हमें फार्मेकोजेनेटिक्स का एग्जैक्ट नॉलेज होता है तो फिर हम इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। अब हो सकता है आप लोगों में से दो लोग किसी एक ड्रग के फास्ट मेटाबलाइजर्स हैं, दो लोग उसी सेम ड्रग के स्लो मेटाबलाइजर्स हैं, और दो लोग उस ड्रग के नॉर्मल मेटाबलाइजर्स हैं। अब तीनों सेट्स ऑफ पॉपुलेशन के लिए हमने क्या करनी है, डिफरेंट डोज देनी है, अकॉर्डिंग टू योर वट, अकॉर्डिंग टू योर जेनेटिक्स, हु आर डिसाइडिंग दैट वेदर यू आर फास्ट मेटाबलाइजर और यू आर अ स्लो मेटाबलाइजर। इस वजह से अब क्या है, जब फार्माकोजेनेटिक्स का नॉलेज थेरापेटिक्स के साथ को रिलेट हो रहा है, तो जितने भी थेरापेटिक फेलियर्स और अनएंटिसिपेटेड टॉक्सिसिटीज आ रही थी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशंस, अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा चीजें सेट हो रही हैं, कंट्रोल में आ रही हैं। ठीक, अब इसमें हमारे पास आगे एग्जाम्पल है CYP2D6 एंजाइम की। अब जो CYP2D6 एंजाइम है इसके 4 डिफरेंट एलील्स हैं। ठीक है, एक सेट है जो कि क्या है, पुअर मेटाबलाइजर्स। दूसरा सेट है जो कि क्या है, इंटरमीडिएट मेटाबलाइजर्स। तीसरा सेट है जो कि क्या है, एक्सटेंसिव मेटाबलाइजर्स। और जो चौथा सेट है वो क्या है, अल्ट्रा रैपिड मेटाबलाइजर्स। अब पूर मेटाबलाइजर्स में क्या है, सिंपली के CYP2D6 की एक्टिविटी बहुत कम है। इंटरमीडिएट में उससे थोड़ी सी बेहतर है। जो एक्सटेंसिव मेटाबलाइजर, ज्यादातर जो पॉपुलेशन एक्सटेंसिव ही है, उनमें CYP2D6 की एक्टिविटी क्या है, नॉर्मल है। और जो अल्ट्रा रैपिड मेटाबलाइजर्स हैं उसमें CYP2D6 की एक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो अब हम इस इन सेट ऑफ पॉपुलेशंस के लिए जब ऐसी ड्रग्स देंगे जो पे
पर्टिकुलरली CYP2D6 से मेटाबोलाइज हो रहे हैं, तो हम पूर मेटाबोलाइजर्स की और अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर्स की सेम डोज नहीं रख सकते, क्योंकि पूर मेटाबोलाइजर्स में क्या होंगे, टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर्स में क्या होंगे, अंडर एक्टिविटी के चांसेस ज्यादा होंगे। अब ये जैसे हम देखते हैं जो पूर मेटाबोलाइजर्स है CYP2D6 के, इसमें कौन सी एथनिसिटीज इंपॉर्टेंट हैं, तो हमारे पास जो कॉकेशियंस हैं और मैक्सिकन अमेरिकन हैं, इनमें क्या है, 6 to 10% पॉपुलेशन के अंदर क्या है, CYP2D6 के पूर मेटाबोलाइजर्स की पॉपुलेशन है। उसके बाद जो अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी एथनिसिटीज है, सऊदीज और इथोपियंस। अब सऊदीज की 20% पॉपुलेशन अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर है, किसकी, CYP2D6 की। और इथोपियंस की 30% पॉपुलेशन क्या है, अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर है, CYP2D6 की। अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक ड्रग जो CYP2D6 से मेटाबोलाइज हो रही है, वो हम कॉकेशियंस को भी उसी डोज पे दें और हम सऊदीज को भी उसी डोज पे दें। कॉकेशियंस के लिए हमें उसकी अलग डोज, स्टार्टिंग डोज डिसाइड करनी है, और सऊदीज के लिए उसकी अलग स्टार्टिंग डोज डिसाइड करनी है, बिकॉज नाउ वी हैव व्हाट, वी हैव द नॉलेज ऑफ फार्मेकोजेनेटिक्स। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, जो फार्मेकोजेनेटिक टेस्टिंग भी आ गई हैं। अब क्या है, हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके साथ इस तरह के बहुत सवियर टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एसोसिएटेड हैं। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं एलोप्यूरिनॉल की। अब एलोप्यूरिनॉल बेसिकली क्या है, गाउट की मैनेजमेंट के लिए ये ड्रग हम यूज करते हैं, ठीक है। अब एलोप्यूरिनॉल जो है, इसके साथ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बहुत कॉमन है, ठीक है, स्किन रिएक्शंस कॉमन हैं। लेकिन हर पॉपुलेशन एलोप्यूरिनॉल के साथ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम डेवलप नहीं करती। अब जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, इसके चांसेस जो हैं वो कौन से, कोरियन पॉपुलेशन और चाइनीज पॉपुलेशन के साथ ज्यादा इंसिडेंसेस हैं। अब क्यों है, क्योंकि कोरियन और चाइनीज पॉपुलेशन के अंदर एक स्पेसिफिक जीन है जिसको हम कहते हैं HLA-B*5801। अब ये जो HLA जीन है, HLA जीन को बहुत सारी जगहों पर डिफरेंट चीजों के साथ एसोसिएट किया हुआ है। HLA जीन बहुत सारी ड्रग्स की टॉक्सिसिटीज को डिसाइड करता है। सो HLA-B सब टाइप में आगे 5701 है, 5801 है, 1502 है। इसमें क्या है कि डिफरेंट ड्रग्स के साथ जिन पेशेंट्स के अंदर ये वाला अलील पॉजिटिव होता है, ये वाला जीन पॉजिटिव होता है, लाइक HLA-B*5801 जिन पॉपुलेशंस में पॉजिटिव होता है, उन पॉपुलेशन में ज्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें अगर एलोप्यूरिनॉल दें तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। सो ये किसके साथ, कोरियन पेशेंट्स में। तो अब क्या है, फार्मेकोजेनेटिक्स के नॉलेज के साथ हमारे पास क्या चीज आती है कि हमें पता है कि एलोप्यूरिनॉल के अंदर चांस है कि वो कोरियन पॉपुलेशन के अंदर क्या कॉज करवा सकती है, सेवियर टाइप ऑफ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। अब उसको स्टार्ट करने से पहले पेशेंट की हम क्या कर देते हैं, HLA टेस्टिंग करवाते हैं। HLA टेस्ट अगर उसका पॉजिटिव आया है तो हम उसको एलोप्यूरिनॉल नहीं देंगे, और अगर उसका HLA जीन नेगेटिव है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एलोप्यूरिनॉल दे देंगे। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कार्बामेजिपिन। अब कार्बामेजिपिन कितनी कॉमनली यूज होती है पाकिस्तान में, लेकिन कार्बामेजिपिन के साथ भी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बहुत कॉमन है। और इंटरनेशनल गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि ऑल एशियन पेशेंट्स शुड बी टेस्टेड बिफोर स्टार्टिंग कार्बामेजिपिन अबाउट व्हाट, रिगार्डिंग HLA जीन। और अगर पेशेंट्स में HLA जीन 1502 सब टाइप इट इज देयर, सो उन पेशेंट्स को हम कार्बामेजिपिन नहीं दे सकते, बिकॉज देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ व्हाट, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड इवन टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, TEN। सो ये चीजें हमें कब पता चलना शुरू हुई हैं, जब से थेरापेटिक्स के अंदर हमने फार्मेकोजेनेटिक्स को कोरिलेट करना शुरू किया है। क्लियर? ओके, इसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, डिफरेंट ड्रग्स जो कि किससे, डिफरेंट एंजाइम से मेटाबोलाइज होती हैं। अब हमारे पास जो क्लोपिडोग्रिल है, क्लोपिडोग्रिल क्या है, प्रो ड्रग है। और क्लोपिडोग्रिल बेसिकली क्या है, क्लोपिडोग्रिल एक एंटी कोगुलेंट ड्रग है, एंटी प्लेटलेट ड्रग है। अब क्लोपिडोग्रिल आपको पता है कि यहाँ पे थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज होती है उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर आर्थरियोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज के चांसेस होते हैं, लाइक स्ट्रोक के, थ्रोम्बस के, इन सब चीजों के। अब क्लोपिडोग्रिल
प्रो ड्रग है और क्लोपिडोग्रिल प्रो ड्रग से एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है बाय द एक्शन ऑफ व्हाट, बाय द एक्शन ऑफ द CYP2C19 एंजाइम। अब जो CYP2C19 एंजाइम है, इसकी भी आगे CYP2D6 की तरह सब बहुत सारी सब टाइप्स हैं। तो क्लोपिडोग्रिल देने से पहले भी आपने देखना है कि ये पेशेंट फास्ट मेटाबलाइजर है CYP2C19 का, स्लो मेटाबलाइजर है, या जस्ट नॉर्मल मेटाबलाइजर है। एक चीज। दूसरी चीज जो क्लोपिडोग्रिल के हवाले से मैंने बहुत कॉमन ड्रग इंटरेक्शन देखा है। अब क्लोपिडोग्रिल किससे, CYP2C19 से मेटाबलाइज होके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है और अपनी फिर क्या प्रोड्यूस करती है, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। अब पेशेंट्स क्लोपिडोग्रिल ले रहे होते हैं और पेशेंट्स क्लोपिडोग्रिल के साथ खुद से सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे ओटीसी में ओमेप्राजोल लेना शुरू कर देते हैं, या बाज औकात विद ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज उनको प्रेस्क्राइब हो जाती है ओमेप्राजोल। अब ओमेप्राजोल क्या करता है, CYP2C19 एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। अब CYP2C19 एंजाइम इनहिबिट हो गया, उसकी वजह से क्लोपिडोग्रिल कन्वर्ट ही नहीं हो रही अपनी एक्टिव फॉर्म में। तो जब क्लोपिडोग्रिल अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही तो क्लोपिडोग्रिल अपना एंटीप्लेटलेट इफेक्ट शो नहीं करेगी। अब पेशेंट अपनी तरफ से थेरेपी के साथ एडहेयर कर रहा है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द आर्थरियोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, लेकिन एट द सेम टाइम क्लोपिडोग्रिल जब अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही तो पेशेंट्स क्या करते हैं, थेरेपी से एडहेयर करने के बावजूद इमरजेंसी में रिपोर्ट करते हैं विद स्ट्रोक, विद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो ये इस तरह के ड्रग इंटरेक्शंस हैं जो कि थेराप्यूटिक्स में बहुत कॉमन है, और इनकी मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रोल है, यू बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, और आप कैसे मैनेज कर सकेंगे जब आपके पास इन सब चीजों का नॉलेज होगा। ओके, क्लियर? ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि डज अ पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट रिक्वायर एक्शन। सो जब हम HLA टेस्ट करते हैं तो HLA टेस्ट करने के बाद हमें पता हो कि अगर HLA पॉजिटिव आया है तो हमें पता है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है। तो जब इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है तो हम क्या करते हैं, हम फिर पेशेंट की डोज को उसी तरह से एडजस्ट करते हैं, उसे रिड्यूस डोज देते हैं, या पहले टेस्ट डोज देके देख लेते हैं कि अगर टेस्ट डोज के साथ पेशेंट के अंदर क्या है, पेशेंट के अंदर कुछ थोड़े बहुत एलर्जिक टाइप ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है तो हम पेशेंट को फिर वो ड्रग नहीं देंगे। लेकिन हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि अगर HLA पॉजिटिव आया और उस पेशेंट को नॉर्मल डोज फुल डोज दे दी। ठीक है, क्योंकि जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है या TEN है, ये बहुत मुश्किल से मैनेज होने वाले प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम कार्बामेजिपिन नहीं देते तो कार्बामेजिपिन के अलावा ऑल्टरनेट एजेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि किसी भी उस टाइम पे जो पैथोफिजियोलॉजी चल रही है उसकी मैनेजमेंट में यूज हो सकते हैं विदाउट रिस्किंग द चांसेस ऑफ व्हाट, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और TEN। ओके, तो ये वाली सारी चीजें जब आपको खुद पता होगा इन चीजों का, तभी आप इंटरप्रेट करके एज क्लिनिकल टीम मेंबर अपना फीडबैक दे सकते हैं, और बहुत सारी जगहों पे अपनी इम्पैक्टफुल लर्निंग की वजह से आप अल्टीमेटली पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इस टेबल में डिफरेंट ड्रग्स हैं जिनके साथ ये चांसेस स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के ज्यादा हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास कार्बामेजिपिन है, एलोप्यूरिनॉल है और एजाथायोप्रिन है। बाकी भी ड्रग्स है, फेनेटॉइन के साथ भी है और इन सब के साथ भी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन पर्टिकुलरली फॉर एशियन एथनिसिटीज, बट इट इज कार्बामेजिपिन। ओके, क्लियर? ओके, now Rizwan or Priya, please start presenting the next lecture, that is the pharmacodynamics. Okay, now the second part of our learning, it is what, it is pharmacodynamics. So we have concluded pharmacokinetics, that what the body is doing with the drug. Now we are going to discuss and understand that what the drug is, what the body is doing with the drug. Now we are going to discuss what the drug is doing with the body, how the drug is interacting with our body. अब क्या है कि हमने देखना है कि ड्रग बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट करनी है। अब इसको जब जब भी मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करवाती हूँ स्टूडेंट्स को, तो एक ट्रिक ये बता देती हूँ कि कैसे मेमोराइज करना है। तो फार्माकोडायनेमिक्स में आता है D। So what the drug is doing with the body is pharmacodynamics, and what the body is doing with the drug, it is pharmacokinetics. अब इसमें हम बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले फार्माकोडायनेमिक्स की बेस पे हमें समझ आता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग।
फिर ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसमें जो ड्रग है क्या वो रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर रही है। अगर ड्रग रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो ड्रग को रिसेप्टर का आपस में किस तरह का इंटरेक्शन है, एंटागोनिस्ट है, एगोनिस्ट है, इनवर्स एगोनिस्ट है, पार्शियल एगोनिस्ट है। उसके बाद जो ड्रग की रिसेप्टर के साथ एफिनिटी है उसकी बेस पे ड्रग की क्या एफिकेसी है, और उसके बाद ड्रग एक रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करने के अलावा और कहाँ कहाँ इंटरेक्ट कर रही है, जो कि क्या डिसाइड करती है, ड्रग की सेफ्टी प्रोफाइल को। ठीक। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस, कि ड्रग्स किस किस तरह से बॉडी के अंदर मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक। जनरली तो बस ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही समझ होती है कि ड्रग किसी ना किसी रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती है, रिसेप्टर के साथ करती है, और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो है रिसेप्टर मीडिएटेड रिस्पॉन्स ही प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन हमारे पास नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी हैं। ठीक। अब नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड रिस्पॉन्स में हमारे कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे हैं जैसे फिजिकल एक्शन है। फिजिकल एक्शन में आप देखें, जैसे सबसे पहला जो बेसिक केमिस्ट्री का प्रिंसिपल हम सब ने पढ़ा है, दैट इज ऑस्मोसिस। ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू पर्टिकुलरली ऑस्मोटिक डायोरेटिक्स एक्ट करती हैं। अब ये क्या करती हैं ऑस्मोटिक डायोरेटिक्स, ये क्या है, ये बेसिकली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं। अब क्या करते हैं, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब ऑस्मोटिक डायोरेटिक बॉडी के अंदर पहुंचा, उसके अंदर क्या एफिनिटी है कि वो हाइड्रोफिलिक है और हाई कंसंट्रेशन में है, तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना हुआ है, तो वो बॉडी के वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बॉडी के वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एक्सक्रीट करवा देगा। तो ये क्या हुआ, इस ऑस्मोटिक डायरेटिक ने किसी रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, किसी एंजाइम के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक फिजिकल मैकेनिज्म, दैट इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप किया और अपने साथ क्या किया, बॉडी के वाटर को लेके एक्सक्रीट हो गया। उसके बाद आती है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइजनिंग के केसेस में। अब पेशेंट आता है किसी भी किस्म की पॉइजनिंग के साथ, उसको हम क्या देते हैं, उसको हम देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। अब एक्टिवेटेड चारकोल किसी जीआई के म्यूकोजा के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, किसी जीआई मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, सिंपल जीआई मेम्ब्रेन में पड़ा होता है लाइक जस्ट लाइक स्पंज। और जैसे स्पंज सारा पानी एब्जॉर्ब करता है अपनी अपनी सरफेस के ऊपर, इसी तरह एक्टिवेटेड चारकोल जो भी टॉक्सिन प्रेजेंट होता है जीआई ट्रैक्ट के अंदर उसको अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करता है और बॉडी से एक्सक्रीट करवा लेता है। अब ये क्या है, ये भी एक फिजिकल एक्शन है। फिर जैसे हमारे पास डिमल्सेंट्स हैं। डिमल्सेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारी कफ के अंदर हम यूज करते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, जो कफ में हमारी इन्फ्लेमेशन होती है म्यूकोजा की, तो वो इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा को सिंपली ऊपर से क्या कर रहे होते हैं, कोट कर रहे होते हैं, लुब्रिकेशन कर देते हैं। लुब्रिकेशन करने की वजह से क्या होती है कि वो जो वेयर एंड टेयर हो रहा होता है हमारे फेरेंजाइटिस के अंदर और इन जगहों के फेरेंजियल मसल्स के अंदर, लेरेंजियल मसल्स के अंदर, वो कम हो जाता है। अब इसने भी किसी रिसेप्टर के साथ एक्ट नहीं किया, किसी एंजाइम के साथ एक्ट नहीं किया, सिंपली एक फिजिकल मैकेनिज्म के तौर पे क्या किया, एक बैरियर बना दिया ऑन द सरफेस ऑफ म्यूकोजा। फिर आती है रेडियो एक्टिविटी। अब बहुत सारी जगहों पे हम मैंने जैसे हाइपरथायराइडिज्म में, हाइपरथायराइडिज्म में हम क्या देते हैं, पेशेंट को रेडियो एक्टिव आइसोटोप देते हैं आयोडीन का। अब वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या करता है, जाके थायराइड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। थायराइड के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद अब उसने कुछ नहीं किया, उसने थायराइड प्रोडक्शन पे कोई काम नहीं किया, थायराइड सेल्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया, सिंपली उसने बीइंग रेडियो एक्टिव क्या की, रेडिएशन इमिट की, और उन रेडिएशंस की वजह से थायराइड ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होगी। अब ये भी क्या है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्रग का, लेकिन इसमें कोई रिसेप्टर, कोई मीडिएटर, कोई हमारे पास क्या कहते हैं एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल क्या है, फिजिकल एक्शंस हैं। ठीक है। तो ड्रग्स अपना फिजिकल एक्शंस के थ्रू भी क्या करती हैं, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। क्लियर। ओके। उसके बाद आते हैं हम किसके ऊपर, केमिकल एक्शन के ऊपर। अब केमिकली भी कुछ ड्रग्स इंटरेक्ट करती हैं। केमिकल एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, एंटासिड्स हैं। एंटासिड्स क्या हैं, बेसिकली वीक बेसिस हैं। एसिडिटी में क्या होता है, स्टमक की पीएच मोर एंड मोर टूवर्ड्स एसिडिक जा रही होती है, तो एंटासिड्स हमने लिए, एंटासिड्स जाते हैं स्टमक के अंदर और क्या करते हैं, सिंपल बायोकेमिकल रिएक्शन, एसिड प्लस बेस क्या रिलीज करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो वो गैस्ट्रिक पीएच को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं।
तो इसके साथ हमारे पास क्या हुआ, ये केमिकल एक्शन के थ्रू ड्रग ने अपना क्या प्रोड्यूस किया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट यूज है दिस केमिकल एक्शन का, कि हमारे पास जो ये मेटल्स हैं, ठीक है, इनका क्या है, इनकी जब भी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इनको बॉडी से निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं चिलेटिंग एजेंट्स। अब चिलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, उन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके उनको अपने साथ क्या करवा देते हैं, कॉम्प्लेक्स करवा देते हैं। कॉम्प्लेक्स करवाने के बाद वो कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो वो इजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक, जैसे डायमेथ्रोप्रोल है, डायमर्केप्रोल बहुत ज्यादा यूज होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग। अब ये चीजें आपने याद रखनी है क्योंकि ये इंटरनेशनल एग्जाम्स में ये बहुत कॉमन एमसीक्यूज हैं। चाहे आप सऊदी के एग्जाम्स को ले लें या सऊदी से लेके आप नेपलेक्स तक चले जाएं, ये सब एग्जाम्स में इस तरह के सवाल जरूर आते हैं कि जी आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए कौन सा चिलेटिंग एजेंट है, उसके बाद आयरन आयरन पॉइजनिंग के लिए कौन सा चिलेटिंग एजेंट है। तो आयरन पॉइजनिंग के लिए हमारे पास चिलेटिंग एजेंट है कौन सा, डेफेरॉक्सामीन। और फिर कॉपर पॉइजनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, डी पेनिसिलामीन। मैकेनिज्म सबका सेम है, बस एफिनिटी डायमर्केप्रॉल की आर्सेनिक के साथ ज्यादा है, डेफेरॉक्सामीन की आयरन के साथ ज्यादा है, और डी पेनिसिलामीन की कॉपर के साथ ज्यादा है। और अगर इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो जो यूनिवर्सल एंटीडोट होता है मेटल पॉइजनिंग के लिए उसको हम क्या कहते हैं, ईडीटीए। ठीक, तो अगर डायमैक्रोप्रोल या डेफेरॉक्सामीन या पेनिसिलामीन नहीं है तो हम पेशेंट को इन केस ऑफ दीज पॉइजनिंग्स हम क्या दे सकते हैं, हम ईडीटीए भी दे सकते हैं। ठीक, अब कल आपने सिर्फ ये देख के आना है कि आयरन पॉइजनिंग के क्या सिम्टम्स होते हैं, आर्सेनिक पॉइजनिंग के क्या सिम्टम्स होते हैं, और कॉपर पॉइजनिंग के क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप भी इस चीज में इन्वॉल्व रहें, क्योंकि वर्कशॉप का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक साइड से आपको पढ़ाती जाऊं, इसमें आप लोगों का भी इनपुट जो है वो मेरे लिए मैटर करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है हमारे पास, वो है थ्रू एंजाइम्स। अब ड्रग्स क्या करती हैं, डिफरेंट एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे एंजाइम्स डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ ड्रग्स हमारी एंजाइम्स के साथ जाके इंटरेक्ट करती हैं, उन एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं, और फिर क्या प्रोड्यूस करती हैं, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे हमारे पास बहुत कॉमन ड्रग्स हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस इनहिबिटर्स। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में क्या है कि वो ये दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन व्हाट, एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। So angiotensin converting enzyme inhibitors, they are inhibiting what, they are inhibiting the ACE enzyme। फिर उसके बाद जो हमारे पास है जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। सो जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो किस में इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। सो जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर वी हैव एलोप्यूरिनॉल। सो ये कुछ ड्रग्स किस तरह से काम करती हैं, डिफरेंट एंजाइम्स को इनहिबिट करके। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज थ्रू आयन चैनल्स। अब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं। अब जो आयंस हैं हमारे बॉडी के अंदर, पर्टिकुलरली जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयन चैनल्स हैं। अब जो हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स हैं वो क्या कर रही हैं कि वो उन आयन चैनल्स के ऊपर एक्ट करके उन आयन चैनल्स को या क्लोज करती हैं या उन आयन चैनल्स की ओपनिंग को इंक्रीज करती हैं। जब उन आयन चैनल्स को क्लोज करेंगी तो वो कुछ इनहिबिटरी इफेक्ट्स कॉज करेंगी सेल्स के ऊपर, ओपन करेंगी तो कुछ एक्साइटेटरी इफेक्ट्स कॉज करेंगी। अब ये ड्रग्स क्या कर रही हैं, कोई एंजाइम नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई रिसेप्टर नहीं है, ये किसके साथ इनकी एफिनिटी है, आयन चैनल के साथ। जैसे हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, सो लोकल एनेस्थेटिक्स जैसे लाइडोकैन है, ब्यूपीवा कैन है, ये जो लोकली हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो जिस साइट पे हम एडमिनिस्टर करते हैं वहां पे ये क्या करती हैं, उस एरिया में जो नर्व्स होती हैं उन नर्व्स के अंदर जो सोडियम चैनल्स होते हैं ये उनको क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, तो लोकल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करती हैं। ठीक हो गया, क्लियर। अब ये जो मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन है ना ड्रग के, ये आप लोगों को क्लियर हो ना कि कौन सी ड्रग किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है, इस इंटरेक्शन के एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, तो उस ड्रग के सारा फार्माकोलॉजिकल मैप आपके सामने खुल के आ जाता है।
लेकिन थेरापेutiक्स पढ़ने की एक ट्रिक आप हमेशा याद रखें कि आप जब भी कभी लेट से आप पढ़ रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो आप कभी भी उसकी क्लासिफिकेशन से याद करना ना शुरू करें। ये गलती मैंने भी एज स्टूडेंट की है, और मैं अब तक जितने बैचेस को कोच कर चुकी हूँ सब ये गलती करते हैं। लिपिन कॉट उठाई, खोली लिपिन कॉट, और सबसे पहले उस ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को रटना शुरू कर दिया। ड्रग्स पे जाने से पहले आपने उस सिस्टम की फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है कि हाइपरटेंशन है। ठीक है, हाइपरटेंशन से पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन हो रहा है, नॉर्मल फिजियोलॉजी समझ आ गई। नॉर्मल ब्लड प्रेशर में समझ आया तो उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी समझें कि हाइपरटेंशन कैसे कॉज हुई, नॉर्मल मैकेनिज्म्स में क्या चीजें ऊपर नीचे हुई जिसकी वजह से क्या कॉज हो गया, हाइपरटेंशन कॉज हो गई। अब हाइपरटेंशन की समझ आ गई पैथोफिजियोलॉजी के, ये यहाँ पे जी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेटेड है, यहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम ओवर एक्टिवेटेड है। उसके बाद जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो आधी से ज्यादा क्लासिफिकेशन तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पैथोफिजियोलॉजी अंडरस्टैंड कर लिया है। स्टूडेंट्स फार्माकोलॉजी को एज क्या कहते हैं, एज सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी और थेराप्यूटिक्स को अगर आप एक एज अ पैशन पढ़ेंगे ना, तो इट इज एन अनएंडिंग फील्ड, और इतनी इतनी इसके अंदर डाइवर्सिटी है एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए ये चीजें बहुत बोरिंग भी बना दी जाती हैं कि बस रटो 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 क्लासिफिकेशन, रटो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लेकिन इस वर्कशॉप के एंड होने के बाद भी एज योर मेंटोर, it is my recommendation and it is an honest suggestion for all of you, whether you have graduated or you are still in your studies. Always correlate the drugs with what? With the natural mechanisms, natural physiology, then pathophysiology, then drug. कभी भी डायरेक्ट ड्रग से आपने ड्रग को पढ़ के समझने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट ड्रग को पढ़ के डायरेक्ट ड्रग को समझने की कोशिश करेंगे, इट विल बी वेरी चैलेंजिंग। ठीक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है जो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दैट इज थ्रू एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। अब जो हमारे पास वैक्सीन हैं, ठीक है, अब वैक्सीन्स क्या हैं? ईदर दे आर डेड और वीकन टाइप ऑफ वायरसेस दैट आर इंजेक्टेड इन द बॉडी। अब वो जब जाती हैं बॉडी के अंदर, तो वो वैक्सीन्स किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही, सिर्फ उनके ऊपर क्या है, उनके ऊपर सर्टेन एंटीजेंस हैं। उन एंटीजेंस को कौन डिटेक्ट कर रहा है? हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम उनको डिटेक्ट करके उन एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एंटीबॉडीज। और उन एंटीबॉडीज के थ्रू फिर आगे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एंड वाइल वी आर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ वैक्सीन्स, सो आई हर्ड के पाकिस्तान में आजकल एचपीवी वायरस की वैक्सीनेशन थ्रू इन द स्कूल्स चल रही है। हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और इंटरनेशनली तो आपको मैं एक और चीज़ भी बताऊं, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग आउटसाइड द कंट्री, तो डिफरेंट सेटअप्स बने हुए होते हैं, प्रॉपर क्लिनिकल सेटअप्स बने हुए होते हैं। और अगर आपने सर्टिफाइड कोर्स किए हुए हैं ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन और वैक्सीन जो कोल्ड चेन मेंटेनेंस और सारी चीज़ें, तो आप इंडिविजुअली वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ यू आर विशिंग टू वर्क अब्रॉड, सो वैक्सीन के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। और पर्टिकुलरली कोविड के बाद तो आप समझ लें कि वैक्सीन के अंदर स्कोप 100% इंक्रीज हो गया है। सो वैक्सीन को हमेशा आपने इनकरेज करना है। और आपके पास कोई भी लेमैन भी आता है जस्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वैक्सीन, तो आपके पास इतना सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए कि आप पेशेंट को गाइड कर सकें कि व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ दीज वैक्सीन। जैसे ये एचपीवी वायरस है आजकल पाकिस्तान में जो आए इसको दे रहे हैं एचपीवी वायरस। देखिए, कोई भी वैक्सीन, जैसे कोविड वैक्सीन का भी कहते हैं इट्स नॉट वेल स्टडीड। हर वैक्सीन के बारे में ना कंट्रोवर्सीज तो है ही है। ठीक है, लेकिन आप किसी भी वैक्सीन को कितना ही स्टडी कर लें, ऑल ऑफ देम दे आर मेड ऑन व्हाट? दे आर मेड ऑन द वायरस स्ट्रैंड्स। और वायरसेस के मुताबिक आपको क्या पता होना चाहिए एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कि वायरसेस दे अंडरगो म्यूटेशंस विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स। सो अगर हमने 10 साल पहले पुराने एचपीवी वायरस के ऊपर रिसर्च करके एचपीवी वैक्सीन बनाई है, तो इट इज नॉट 100% श्योर कि वो एग्जैक्टली आज जो एचपीवी वायरस एनवायरनमेंट में है वो 100% उसका जीनोम उससे मैच कर रहा है। बट स्टिल, वैक्सीन का मकसद क्या है? वैक्सीन का मकसद ये नहीं है कि जो आजकल वायरस चल रहा है उससे इम्यून दे दें। वो वायरस
कुछ ना कुछ ऐसी बॉडीज एंटीजेंस बॉडी में जाके जरूर एक्सप्रेस करेगा जो आजकल के किसी ना किसी स्ट्रैंड से मैच करेंगे. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग नो इम्यूनिटी, टू हैव सम इम्यूनिटी इज बेटर. ठीक है. तो वैक्सीन्स को कोई भी कभी भी क्लेम नहीं कर सकता कि इट इज 100% स्टडीड. ऑल ऑफ द एक्सटेंसिव रिजल्ट्स आर प्रॉमिसिंग. बिकॉज वायरसेस का तो प्रॉब्लम ही शुरू दिन से ये रहा है, जब से मेडिकल साइंस इवॉल्व कर रही है, कि दे आर हाईली म्यूटेटिंग ऑर्गन्स. बैक्टीरिया अपनी म्यूटेशन डेवलप करते हैं सालों के अंदर, लेकिन वायरसेस अपनी म्यूटेशन विद इन मिनट्स डेवलप करते हैं. इसीलिए वायरल इन्फेक्शंस आर चैलेंजिंग. जितने भी पैंडेमिक्स आए हैं वर्ल्ड के अंदर, वो कौन से किस ओरिजिन के थे? ज्यादातर वो वायरल ओरिजिन के थे. बिकॉज वायरसेस दे आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. बट स्टिल अगर वायरल इन्फेक्शंस दे, और स्टडीज प्रूव करती हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर है फीमेल्स में, दैट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर. एंड सर्वाइकल कैंसर के 70 to 75% पेशेंट्स में सर्वाइकल कैंसर का ट्रिगरिंग फैक्टर कौन बनता है? एचपीवी वायरस. सो बेटर सेफ देन सॉरी. सो अगर वैक्सीन एडमिनिस्टर करवाने से आपकी जो यंग जनरेशन, जो यंग बच्चियां हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी बेटर हो जाती है अगेंस्ट एचपीवी वायरस, सो व्हाई नॉट गो फॉर इट. ठीक है. वैक्सीन से ज्यादा क्या होगा अगर वो असर नहीं करेगी? तो डेड वायरस है या वीकेंड वायरस है, थोड़ा सा बुखार हो जाएगा, बॉडी एक्स हो जाएंगे, देन यू विल बी फाइन. ओके. लेकिन अगर आप नहीं करवाएंगे, सो खुदा ना खास्ता फ्यूचर में जाके अगर कोई इस तरह का इंसिडेंस होता है, तो इट विल बी अ रिग्रेट फॉर यू. सो ऑलवेज एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल यू विल बी हेयरिंग अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज. लेकिन कंट्रोवर्सी को आपने तब तक नहीं मानना जब तक वो किसी साइंटिफिक एविडेंस से सपोर्टेड ना हो. जब आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस है, ऑलवेज सपोर्ट इट. बट इफ समवन इज सेइंग समथिंग, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बहुत सारे एक दूसरे को कहते हैं ये तो झूठ है, ये तो पैसे कमाने का तरीका है. हाँ है, मार्केटिंग, मनी, और ऑलवेज मनी इज इन्वॉल्व. बट अगर मनी से भी कुछ बेहतर हो रहा है, हेल्थ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, गो फॉर इट. और अगर कोई कंट्रोवर्सी है, ऑलवेज आस्क फॉर व्हाट? ऑलवेज आस्क फॉर रेफरेंस. बेशक आपसे कोई बहुत सीनियर फार्मासिस्ट है, कोई बहुत सीनियर सुपर डुपर कोई डॉक्टर है, ऑलवेज आस्क फॉर रेफरेंस. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, सो यू शुड हैव व्हाट? यू शुड हैव रेफरेंस एंड यू शुड हैव एम्पल नॉलेज. जब आपके पास वैक्सीन नहीं है, सॉरी नॉलेज नहीं है, देन डोंट ट्राई टू, you can say, get in discussion with anyone. Okay. And Sidra is saying that they relate vaccine with infertility issues. If vaccine have caused infertility issues, so अब तो दुनिया में मेरे ख्याल से पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय कम, बल्कि रिड्यूस टू 50% हो जानी चाहिए. We got vaccinated, our parents got vaccinated, our children got vaccinated. और इनफर्टिलिटी के साथ तो बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं. ठीक है. लेकिन फर्टिलिटी प्रोफाइल का डायरेक्टली वैक्सीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है. अब इसी जहालत की वजह से पूरी दुनिया में सिर्फ दो कंट्रीज हैं जहां पे पोलियो रह गया है. कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान. ये जहालत है जी कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला देंगे तो बच्चे आगे जाके अपने बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे. हमने नहीं पिए. आई स्टिल रिकॉल के स्कूल में आते थे वो पोलियो वर्कर्स और वो ड्रॉप्स देते थे. तो इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है. एक कंट्रोवर्सी चलती है और वो विदाउट एनी एविडेंस चलती ही जाती है. अगर किसी को कोई रिसर्च मिलती है इसके ऊपर कि ओरल पोलियो वैक्सीन इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी इवन इन 0.01% पॉपुलेशन, सो यू कैन थिंक ऑफ इट. बिकॉज आप लोगों में और हमारी पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर एक लॉट है जो कि बिल्कुल दिमाग से नहीं सोचती. उनमें ये फर्क होना चाहिए कि दूसरे, अगर एक बंदे को किसी दूसरे बंदे ने कान में कह दिया, उसने मान लिया. लेकिन हम अगर पढ़ के डिग्रीज लेके किसी जगह पे काम कर रहे हैं एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो हमारे अंदर इतनी ऑडेसिटी होनी चाहिए कि हमें कोई कोई बात कहेगा तो हम उसका साइंटिफिक प्रूफ मांगेंगे, क्योंकि हमने अपनी सारी जिंदगी साइंस पढ़ने में गुजार दी है. और जब तक हम साइंटिफिक प्रूफ के साथ चीज को नहीं जस्टिफाई कर सकते, तो फिर इट्स यूजलेस टू डिस्कस दोज टॉपिक्स. ओके. ओके. तो वैक्सीन से बात चली थी और बात लंबी हो गई. उसके बाद कुछ ड्रग्स हैं जो कि किस तरह से काम करती हैं.
हम काम करती हैं डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू। अब हमारे पास डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व हैं बॉडी के अंदर। जैसे हमारे पास इन्वॉल्व हैं सेरोटोनिन के ट्रांसपोर्टर्स। तो सेरोटोनिन जब ब्रेन में रिलीज होती है, तो जितनी भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन ब्रेन में प्रेजेंट होती है, तो उसको रीअपटेक करने के लिए न्यूरॉन्स के अंदर हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है। तो अब वो ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी कुछ ड्रग्स इंटरेक्ट करती हैं और उन ट्रांसपोर्टर्स को क्या कर देती हैं, अफेक्ट करती हैं, और अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करती हैं, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक। और उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि क्या है, ड्रग्स का रिसेप्टर मीडिएटेड ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट ऑफ ट्रांसमिटर्स, केमिकल मीडिएटर्स मौजूद हैं। और उन हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट केमिकल मीडिएटर्स के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्या रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ठीक है। सेरोटोनिन है तो उसके लिए सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स, डोपामीन है तो उसके लिए डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, एपिनेफ्रीन है तो उसके लिए एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, एसिटाइल कोलिन है तो उसके लिए कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। So we keep on naming the these transmitters, chemical messengers, and we will keep on naming the receptors. अब हमारे पास जैसे कॉर्टिसोल रिलीज होता है हार्मोन किडनी से, एड्रिनल मेडुलस, एड्रिनल ग्लैंड से, वो अपने किसके ऊपर जाता है, वो कॉर्टिसोल रिसेप्टर्स के ऊपर जाके काम करता है। उसके बाद हमारे पास क्या रिलीज होती है, इंसुलिन रिलीज होती है, वो डिफरेंट रिसेप्टर्स के थ्रू काम करती है। उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है। अब जो रिसेप्टर मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज हैं सेल के ड्रग के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी ड्रग जो है डिफरेंट रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, तो ड्रग्स रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद क्या प्रोड्यूस करती है, एक सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। अब उस बायोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में डिफरेंट चीजें हो सकती हैं सेल के अंदर। हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें एपिनेफ्रीन की। अब एपिनेफ्रीन क्या है, बेसिकली ये बाइंड करती है किसके साथ, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ, बीटा रिसेप्टर्स, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, बीटा वन रिसेप्टर्स हम एग्जांपल लेते हैं। अब बीटा वन रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, हार्ट के ऊपर होते हैं। अब एपिनेफ्रीन क्या हो सकता है कि एपिनेफ्रीन जब बाइंड करती है बीटा वन रिसेप्टर्स के साथ एज अ ड्रग, अब एपिनेफ्रीन ने बीटा वन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड किया, तो वो आगे क्या हुआ, एक बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। उसने आगे क्या करना शुरू किया, जैसे ही एपिनेफ्रीन, ऐसे समझ लें जैसे चाबी के अंदर ताला, ताले के अंदर चाबी डाल के जो क्लिक की आवाज नहीं आती, ऐसे ही जब भी ड्रग अपने रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती है, रिसेप्टर के साथ जैसे ही बाइंड करती है, तो वो क्लिक आता है। उस क्लिक के बाद क्या होता है, सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या करती है, वो सोडियम चैनल्स, उस क्लिक के बाद जब एपिनेफ्रीन अटैच होगी रिसेप्टर के साथ, तो उसके बाद सोडियम चैनल ओपन हो गया, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से साइक्लिक एएमपी ने एटीपी पे कन्वर्ट होना शुरू किया, अल्टीमेटली ओवरऑल फिर सेल के अंदर एक रिस्पॉन्स आया। ठीक। तो ये क्या हुआ कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट हुआ। ठीक है। और ड्रग ने सिंपली क्या किया, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, और रिसेप्टर आप समझ लो कि एक दरवाजा खोल लेता है जैसे ही ड्रग बाइंड करती है कि आगे बायोकेमिकल रिएक्शंस इनिशिएट हों। ठीक है। तो इस तरह से जब भी ड्रग्स अपने रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो कोई ना कोई बायोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट करती हैं। अब अगर ड्रग जो है वो क्या कर रही है, वो एगोनिस्ट है, तो वो इस तरह का बायोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट करेगी कि वो उसका जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे मैच करता है। अगेन एपिनेफ्रीन और बीटा रिसेप्टर्स की एग्जांपल लेते हैं। तो एपिनेफ्रीन जब बीटा वन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, तो वो क्या करती है, बीटा वन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, और बीटा वन रिसेप्टर्स क्या कॉज करते हैं, हार्ट बीट तेज करते हैं, टैकीकार्डिया। ठीक। अब हम अगर एक ऐसी ड्रग देते हैं जो कि क्या है, एगोनिस्ट है बीटा वन रिसेप्टर्स के ऊपर, लाइक डोब्यूटामीन। अब डोब्यूटामीन क्या है, एगोनिस्ट कैसे है कि वो जब बाइंड करेगी बीटा वन रिसेप्टर्स के साथ, तो जैसे ही वो इंटरेक्ट करेगी बीटा वन रिसेप्टर्स के साथ, तो वो एग्जैक्ट सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी बीटा वन सेल्स के अंदर बीटा वन रिसेप्टर्स के साथ, जैसे एपिनेफ्रीन ने प्रोड्यूस किया, सेम कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज की, टैकीकार्डिया कॉज किया। अब इसी तरह से एंटागोनिस्ट है, अब प्रोप्रेनोलोल है। अब प्रोप्रेनोलोल सेम मैनर में आएगी,
जैसे एपिनेफ्रीन आती है, जैसे डोब्यूटामीन आती है। अब प्रोप्रेनोलोल बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड भी करेगी और वही वाला क्लिक साउंड भी आएगा। लेकिन प्रोप्रेनोलोल क्योंकि एंटागोनिस्ट है, तो वो ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट करेगी कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर देगी। इंस्टेड ऑफ कॉजिंग टेकिकार्डिया, प्रोप्रेनोलोल विल कॉज व्हाट? ब्रेडिकार्डिया। तो ये क्या हुआ? ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, एफिनिटी दोनों की, अट्रैक्शन टूवर्ड्स द रिसेप्टर सेम है, अटैचमेंट भी सेम है, लेकिन अटैचमेंट के बाद जो बायोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट होता है वो डिसाइड करता है कि ये ड्रग एगोनिस्ट है या ये ड्रग एंटागोनिस्ट है। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एफिनिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है। अब एफिनिटी बेसिकली क्या होती है कि एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर। ठीक। अब हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट से हमारे पास एक ड्रग है एपिनेफ्रीन, और दूसरी ड्रग है हमारे पास आइसोप्रिनलीन। ठीक है। अब एपिनेफ्रीन क्या करती है? एपिनेफ्रीन अल्फा रिसेप्टर्स के साथ भी बाइंड करती है, बीटा रिसेप्टर्स के साथ भी बाइंड करती है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एफिनिटी। कि एपिनेफ्रीन अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाती है उनकी साइट के ऊपर, और बहुत अच्छे तरीके से बाइंड कर लेती है। लेकिन जब हम आइसोप्रिनलीन की बात करते हैं, तो आइसोप्रिनलीन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसकी एफिनिटी सिर्फ बीटा रिसेप्टर्स के साथ है, वो अल्फा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं कर सकती। तो जब हम डिस्क्राइब करेंगे, दो के दोनों एगोनिस्ट हैं, लेकिन क्या है? एपिनेफ्रीन की एफिनिटी अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स के साथ है, एज कंपेयर्ड आइसोप्रिनलीन की एफिनिटी जो है वो सिर्फ किसके साथ है? बीटा रिसेप्टर के साथ है। ठीक है। अब डिस जो एफिनिटी है ड्रग की, वो हम किस तरह मैयर करते हैं? वो हम मैयर करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ। डिसोसिएशन कांस्टेंट बेसिकली क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग required in solution to achieve 50% of the occupancy of the receptors. In simple words, let's say हमारे पास एक सेल लाइन है जिसके ऊपर क्या है? जिसके ऊपर 100 बीटा रिसेप्टर्स हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम एपिनेफ्रीन की लेट से 1 मिलीग्राम सोल्यूशन बनाते हैं। अब 1 मिलीग्राम सोल्यूशन जब हमने एपिनेफ्रीन की उन बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर डाली, तो उस 1 मिलीग्राम सोल्यूशन ने 100 में से 50 बीटा रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लिया। तो वो जो 1 मिलीग्राम कंसंट्रेशन है ना एपिनेफ्रीन सोल्यूशन की, वो क्या हो गया? वो एपिनेफ्रीन का डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। कि 1 मिलीग्राम स्ट्रेंथ के ऊपर एपिनेफ्रीन के पास जितने बीटा रिसेप्टर थे उसमें से उसने 50% ऑक्यूपाई कर लिए। तो जिस ड्रग का डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना कम होता है, मींस उस ड्रग की एफिनिटी उतनी ज्यादा है। ठीक है। मिनिमम स्ट्रेंथ के ऊपर, मिनिमम कंसंट्रेशन के ऊपर मैक्सिमम रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? कि इस ड्रग की एफिनिटी रिसेप्टर्स के साथ ज्यादा है। ठीक हो गया? क्लियर? ओके। उसके बाद जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर कंबाइनिंग विद रिसेप्टर। ठीक। तो अब वही वाली बात, एपिनेफ्रीन है, तो एपिनेफ्रीन की इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है? कि ये बीटा 1 रिसेप्टर्स के इफेक्ट को स्टिमुलेट करती है, टेकिकार्डिया प्रोड्यूस करती है। प्रोप्रेनोलोल है, वो बीटा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, सेम रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है? कि वो क्या प्रोड्यूस करती है? वो ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करती है। तो जो भी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ड्रग प्रोड्यूस करती है अपॉन बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, इट इज बेसिकली व्हाट? इट इज बेसिकली द इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ दैट ड्रग। ठीक है। क्लियर? Okay. Now these interactions, these agonist, antagonist, and inverse agonist, and these concepts, we will discuss it in detail in the tomorrow's session. Okay. So is everything clear from today's lecture? Okay. So I'll see you all tomorrow, same time. And till tomorrow, take care of yourselves and remember me in your prayers. Fi amanillah.